हेलो दोस्तों, मैं एसआई सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन पर। हम लोग संविधान के विषय में, ये हमारी दूसरी क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने बात की थी राज्य व्यवस्था की मूल अवधारणाओं के बारे में। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो क्लास, वो एक बार देख लें क्लास। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्य क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होती है, राज्य के जो अनिवार्य तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी संविधान के विषय में। संविधान क्या होता है, लिखित संविधान क्या होता है, निर्मित संविधान क्या होता है, विकसित संविधान क्या होता है, आलिखित संविधान क्या होता है। इसके अलावा उन्होंने बात की थी कठोर संविधान और लचीले संविधान के विषय में। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी उसमें केंद्र राज्य संबंध, दो आधारों पर हम लोगों ने केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में पढ़ा था। पहला जो हमारा आधार था वो था हमारा, उसमें उन्होंने पढ़ा था जो है केंद्र और क्या कहते हैं राज्य के संबंध के आधार पर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था। इनके हम लोगों ने गुण दोष भी समझे थे, और किस देश में कौन सी व्यवस्था चलती है ये भी हमने समझा था। इसके अलावा हम लोगों ने दूसरा समझा था अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली के बारे में। इनके गुण दोष भी हम लोगों ने समझे थे। ओके। और आज की क्लास जो हमारी है वो है भारत का संवैधानिक विकास के संबंध में। ये जो क्लास है ये आपकी पॉलिटी के अलावा जो हम लोग की मॉडर्न इंडिया है, जो हिस्ट्री का पार्ट है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए भारत के संवैधानिक विकास को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है वो हमारा 1773 का जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है वहाँ से लेकर 1853 के रेगुलेटिंग एक्ट तक की बात करेंगे। जिसमें क्या होता है, कंपनी के लिए जो पारित होते हैं अधिनियम उनके संबंध में बातचीत की जाती है। इसके बाद फिर आता है 1858 का अधिनियम। 1858 से 1947 तक के जो अधिनियम है वो हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश क्राउन के अधीन पारित अधिनियम। ठीक है। तो जो पहले अभी जो अधिनियम पारित होंगे कब से, 1773 से लेकर 1853 तक के जो अधिनियम होंगे वो कंपनी से संबंधित अधिकतर अधिनियम होंगे। कंपनियों पर अंकुश लगाना, कैसे उनको अधिकार देना, उनके बारे में होगा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए मैंने बताया दो पार्टों में डिवाइड किया जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, दूसरा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ओके। इसमें देखिए आगे क्या होता है कि जब सबसे पहले जब कंपनी आती है तो 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ जो होती हैं वहाँ की, ब्रिटेन की महारानी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आज्ञा प्रदान करती हैं। यानी कि आप पूर्व के देशों से आप व्यापार कर सकते हो, इसका क्या होता है, एक अनुमति देती हैं वहाँ की महारानी, कहाँ की, ब्रिटेन की, आज्ञा पत्र देती हैं। ठीक है। और ये जो आज्ञा पत्र होता है ये एकाधिकार होता है। एकाधिकार का मतलब ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यानी यूरोप, सॉरी यहाँ से ब्रिटेन से केवल एक कंपनी, कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाकर व्यापार करेगी पूर्व के देशों से, और ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी जाकर व्यापार नहीं करेगी। ये एकाधिकार ये लेकर आ जाते हैं यहाँ पर। फिर क्या होता है, 1613 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की पहली फैक्ट्री कहाँ खुलती है, सूरत में। तब से लेकर 1757 तक क्या करते हैं, ये अपना विस्तार करते हैं, अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं। तब तक ये कोई युद्ध नहीं करते हैं, भारतीय राजाओं से लड़ने का प्रयास नहीं करते हैं किसी प्रकार से। 1757 में पहली बार क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जानते हैं प्लासी के युद्ध में क्या होता है, सिराजुद्दौला जो होता है, जिसका जो वो होता है सेनापति मीर जाफ़र गद्दारी करता है, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला क्या होता है, हार जाता है। और यहीं पे मीर जाफ़र को क्या कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी कहते हैं, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के हिसाब से चलता है। तो अब यहाँ क्या है, बंगाल हम अंग्रेजों से पहली बार आ गए। फिर 1764 में एक और चीज़ होती है, क्या होती है, बंगाल का अबदस्त नवाब। और बंगाल का जो अबदस्त नवाब होता है, यानी कि अंग्रेज कौन से नवाब, मीर कासिम को यहाँ से भगा देते हैं वो, और दो लोग और, कौन, एक सुजाउद्दौला कहाँ का, अवध का नवाब, अवध का नवाब सुजाउद्दौला। ठीक है। और इसके अलावा जो मुग़ल बादशाह होता है जिसको बोलते हैं शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की सेनाएं मिलकर कहाँ, बक्सर, बक्सर कहाँ पड़ता है, बिहार में। ठीक है। वहाँ पर युद्ध लड़ती हैं, किससे, अंग्रेजों से युद्ध लड़ते हैं। अंग्रेजों को कौन होता है, सेनापति हेक्टर मुनरो, उससे ये तीनों युद्ध हार जाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये वैसे हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन यहीं से तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आता है उसका बेस यहीं से तैयार होता है। समझिएगा, आप अच्छे से बस सुनिएगा और आप देखिएगा, आपको पृष्ठभूमि मिलेगी।
जब ये बक्सर का युद्ध हार जाते हैं 1764 में, तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है संधि करने के लिए। और 1765 में दो संधियाँ होती, 1765 में दो संधियाँ होती हैं। एक होती इलाहाबाद की प्रथम संधि, एक होती इलाहाबाद की द्वितीय संधि। जो इलाहाबाद की प्रथम संधि है 12 अगस्त 1765 को जो होती है, उसमें ये क्या करते हैं कि जो मुग़ल बादशाह होता है, उससे ये क्या करते हैं, बंगाल बिहार उड़ीसा की क्या ले लेते हैं, दीवानी ले लेते हैं। ये बंगाल है, तब का बंगाल और अब के बंगाल में अंतर है। अब का बंगाल में सिर्फ जो है पश्चिम बंगाल आता है एक प्रकार से, तब के बंगाल में जो है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम का काफ़ी सारा हिस्सा, और ये आपका उड़ीसा उड़ीसा और बिहार का भी हिस्सा आता था उस समय का बंगाल बहुत बड़ा एरिया था। तो बंगाल में क्या होता है कि जब ये यहाँ की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि में ये क्या करते हैं, मुग़ल बादशाह से क्या ले लेते हैं, बंगाल की दीवानी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बंगाल की दीवानी। दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूलने का काम, टैक्स वसूलने का काम। टैक्स वसूलने का काम कौन करेगी बंगाल में, कंपनी करेगी। प्रशासन कौन देखेगा, बंगाल का नवाब देखेगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे यहीं पर हम लोग बात करते हैं। अब ये क्या है, बंगाल का द्वैत शासन। इसे ही बंगाल का द्वैत शासन कहा जाता है। द्वैत मतलब दो लोग शासन कर रहे हैं, कौन कौन, एक राजस्व कौन वसूल रही है, वो कंपनी वसूल रही, BIC। ठीक है, और दूसरा जो हमारा क्या कहते हैं, प्रशासन कौन देख रहा है, नवाब देख रहा है। ऐसे ही हम आगे भी पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तो कंपनी में द्वैत शासन होगा। फिर 1919 का नियम पढ़ेंगे, उसमें द्वैत शासन होगा। फिर 1935 का नियम पढ़ेंगे, उसमें द्वैत शासन होगा। सभी द्वैत शासनों को हम लोग बात करते हुए चलेंगे। पहला कौन हो गया, बंगाल का द्वैत शासन। क्या हो गया, बंगाल में द्वैत शासन में दो प्रकार के शासन। पहला शासन कौन, BIC जो देखेगी, वो क्या देखेगी, आपका टैक्सेशन काम करेगी, यानी टैक्स वसूलेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो नवाब है वो क्या करेगा, प्रशासन करेगा। अब क्या होता है यहाँ पर, देखिए एक प्रकार से देखा जाए तो प्रशासन जरूर नवाब कर रहा है, लेकिन नवाबों के हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि अब ये पूरी तरीके किसके, अंग्रेज के अधीन हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जो यहाँ पे कंपनी होती है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इसके जो कर्मचारी होते हैं वो खुली लूट करते हैं, यानी बहुत लूट करते हैं, बेतहाशा लूट करते हैं यहाँ पर। इतनी लूट करते हैं कि बंगाल में 6-7 साल में, मतलब ये मान लीजिए कि खोखला कर देते हैं बंगाल को पूरा। और क्या करते हैं कि जितने इसके व्यापारी होते हैं सारे अमीर हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, कंपनी कर्जे में चली जाती है। कंपनी जो होती है BIC, वो किस में चली जाती है, BIC किस में चली जाती है, कर्जे में चली जाती है। अब बताओ, कंपनी व्यापार भी कर रही है और साथ में क्या कर रही है, राजस्व भी वसूल रही है, उसके बाद भी कंपनी घाटे में जा रही है। ठीक है, तो अब BIC क्या करेगी, 1772 में क्या करेगी, ब्रिटिश के जो राजा हैं उनसे, 73 में ब्रिटिश के राजा से पैसे मांगती है कि मुझे जो है कुछ कर्ज दे दो, क्योंकि मेरी कंपनी घाटे में चली रही है, अपनी कंपनी घाटे में चल रही है। तो राजा ये सोचता है कि भाई एक तो तुम लोग राजस्व भी वसूल रहे हो, व्यापार भी कर रहे हो, फिर क्यों घाटे में जा रहे हो। तो वो कंपनी क्या करती है, सॉरी ब्रिटिश जो क्राउन होता है वो इसको पैसे तो देने को तैयार हो जाता है, लेकिन ब्रिटिश संसद, लेकिन इसके लिए एक क्या होता है, फिर कानून बनाया जाता है ये चीज़ देखने के लिए क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। उसी कानून को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहते हैं। जो कानून बनता है, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अभी तक कंपनी पे क्या था, कोई कानून नहीं लागू था, कोई नियंत्रण नहीं था, सब अपने मर्जी से काम कर रहे थे। जब जहाँ ऐसे में क्या होती है, अराजकता आ जाती है। जब अराजकता आ जाएगी तो भाई कंपनी क्या, सभी चीज़ें घाटे में चली जाएंगी आपकी। तो इसी अराजकता को ख़त्म करने के लिए क्या लाया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है। ठीक है, अब एक एक करके मुझे चीज़ें बताना कि जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसमें क्या क्या प्रावधान किए होंगे। पहले तो BIC जो है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की गई। अभी तक कंपनी क्या थी, अपने मर्जी से काम करती थी, अब इस पर क्या हो गया, संसदीय नियंत्रण हो गया। यानी कि ब्रिटेन के संसद का नियंत्रण हो गया, यानी कि वो अब कानून बना के इसके लिए भेजेगी, उस कानून के आधार पर ये क्या होगा, अब कंपनी चलेगी। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, देखो कंपनी घाटे में क्यों गई थी, क्योंकि कंपनी के कर्मचारी अपने व्यापार पे तो फोकस कर रहे थे, लेकिन कंपनी के व्यापार पे किसी का ध्यान नहीं था। तो इसलिए क्या किया गया, BIC के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई, तथा भारतीयों से उपहार आदि लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दो चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब तीसरा देखो, अभी क्या होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की जाएगी, क्योंकि भाई जो अराजकता फैली हुई है, इसके लिए कोई ना कोई एक कानून भी होना चाहिए। ठीक, कानून तो मान लो बना दिया यहाँ ने ब्रिटेन संसद ने, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मान लो इम्प्लीमेंट कर रही वहाँ से, लेकिन अगर इसके
कार्यान्वयन में त्रुटि होती है तो सज़ा सुनाने के लिए तो होना चाहिए कोई ना कोई। तो क्या हुआ कि एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब की गई? 1774 में। जिसके मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे, तीनों के नाम मैं बता रहा हूँ, लिमेस्टर, चैम्बर और हाइट। ठीक है, वैसे इसको याद करने के लिए कह सकते हो कि जो चैम्बर की हाइट है वो किस में रखो? लिमिट में। चैम्बर मतलब गड्ढा एक प्रकार से। तो इसमें कौन थे? चैम्बर, हाइट और लिमेस्टर, 3 व्यक्ति ये थे अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए? सर एलियाज इम्पो हो गए। और कहाँ गठित हुआ? कलकत्ता में। कब हुआ? 1774 में। किस अधिनियम के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं इसमें। देखिए, अब इसमें एक और प्रावधान क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को, अभी तक क्या था? बंगाल का गवर्नर था, अब उसे क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, एवं बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंटियाँ बंगाल के अधीन आएंगी, कार्य करेंगी। अब देखना यहाँ से क्या हो रहा है? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब समझो कि सारी सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाए या सारी चीज़ें एक ही हाथ में आ जाए, उसे कहते हैं केंद्रीकरण। अब यहाँ से केंद्रीकरण की शुरुआत होगी आपकी, और ये कब चलेगी? 1833 तक चलेगी। फिर 1833 के बाद फिर तुम्हारा विकेंद्रीकरण शुरुआत होगा। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जैसे सत्ता कई लोगों के हाथों में बांट देना। जैसे भारत में क्या है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, मतलब केंद्र की अलग शक्ति हैं, राज्यों को शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाएगा? सॉरी, बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब इसमें एक चीज़ समझते हैं, 4 बार ये पदवी चेंज होगी। एक तो 1773 के एक्ट के तहत, फिर एक 1833 के एक्ट के तहत। तब क्या होगा? बंगाल का जो गवर्नर है उससे भारत का गवर्नर, सॉरी, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उससे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। फिर इसके बाद 1833 के बाद फिर 1858 में चेंज होगी। उसमें क्या होगा? जो भारत का गवर्नर जनरल है उसे क्या कहा जाएगा? भारत का वायसराय कहा जाएगा। फिर 1947 में फिर चेंज होगी तुम्हारी, यानी कि जो वायसराय है उसे फिर गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो चारों बार एक चीज़ ये देखना, अगर पूछ दे बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो भाई जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वही, क्योंकि क्या है कि पद चेंज कर दिया गया है, यानी जो 1773 से पहले आपका गवर्नर था वही 1773 के बाद भी गवर्नर बना हुआ है अभी। ठीक है, सिर्फ क्या किया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया, पद की जगह पे गवर्नर की जगह क्या कर दिया? गवर्नर जनरल। लेकिन व्यक्ति क्या है? वही है। कौन है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक, समझ में आया? कौन है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है यहाँ पर, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अब देखिए, अगर पूछ दे बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? पूछ दे तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। आगे समझ में? और ये क्या हो जाएगा? बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी किसके अधीन आ जाएंगी? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आ जाएंगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो गवर्नर जनरल बना दी गई है, यानी गवर्नर जनरल बना दिया गया है, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय क्या किया जाता है? एक परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, 4 सदस्यीय क्या होगी? एक परिषद होगी, यानी कि एक 4 लोगों की एक कमेटी होगी। और जो हमारा गवर्नर जनरल होगा वो उन कमेटी के जो है बहुमत के आधार पर कार्य करेगा। जैसे आज के टाइम पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? मंत्रिपरिषद के आधार पर कार्य करते हैं। तो उनमें 4 सदस्य कौन थे? पूछ देता है कभी कभी। फिलिप फ्रांसीसी, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। ये 4 सदस्य किसमें थे जब स्टार्टिंग में हमारी क्या बनी है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद। कब? 1773 के एक्ट के तहत। और परिषद के निर्णय कैसे होंगे? बहुमत से लिए जाएंगे निर्णय, और ये बहुमत जो होगा वो किसके ऊपर बाध्यकारी होगा? गवर्नर जनरल के ऊपर बाध्यकारी होगा। तो हम लोगों ने इस अधिनियम को पढ़ लिया 1773 के एक्ट को। 1773 का एक्ट देखिए पहले तो कहाँ से आया इसको समझते हैं हम लोग। 1773 का जो एक्ट हमारा आया हुआ है 1765 से लेकर 1772 के बीच में, जो हमारे बंगाल में द्वैत शासन चला। ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन चला, उसमें खुली लूट हुई, जिसके कारण कंपनी क्या हो गई? बीआईसी क्या हो गई? घाटे में चली गई। ठीक है, जब ये घाटे में गई तो इसने क्या किया? राजा से कर्ज मांगा। जब राजा से कर्ज मांगा तो राजा ने इस पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का वो किया। ठीक है, तो पहले क्या हो गया? इस पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया आपका इसके ऊपर। ठीक है, पहला नियम था जिससे बीआईसी पे संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ। बीआईसी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और किस पे? उपहार लेने पर रोक हो गई। इसके तहत एक न्यायालय की भी स्थापना हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक है, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलियाज इम्पे। व अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे? लिमेस्टर, चैम्बर और हाइट। ठीक है, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को मैंने क्या बताया? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाएगा, बताया।
जो अब जिसके अधीन का होगा, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी भी इसके अधीन होगी, बंगाल के अधीन होगी। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें देखिए, बंगाल के जो अभी गवर्नर जनरल बनाए गए हैं उनकी सहायता के लिए क्या किया गया, एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्य कौन थे, फिलिप फ्रांसीसी, क्लेवरिंग, मानसन तथा वॉरवेल थे। ओके, परिषद द्वारा निर्णय कैसे लिए जाएंगे, बहुमत से लिए जाएंगे। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो क्या था कि जो 1773 का एक्ट आया, तो हर 20 साल बाद क्या है, एक नियम आने थे, यानी जिसको क्या कहेंगे, चार्टर एक्ट कहेंगे, हर 20 साल बाद। और ये क्या होता था, कंपनी का अधिकार या घोषणा पत्र होता था एक प्रकार से, यानी कि ये कंपनी के व्यापार का घोषणा पत्र, अधिकार पत्र एक प्रकार से होता, तो हर 20 साल में आएगा। यानी कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या आएगा, 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आएगा, फिर 1833 का चार्टर एक्ट आएगा, फिर 1853 का चार्टर एक्ट आएगा। यानी हर 20 साल बाद एक्ट आएंगे, नियम आएंगे। ये तो आपके 20 साल बाद कंपनी के एकाधिकार को बढ़ाने के लिए आपके आएंगे, इसमें जो कुछ सुधार भी होंगे वो भी आएंगे। लेकिन बीच बीच में जो कमियां रहेंगी इन एक्ट में, उनको सुधारने के लिए भी एक्ट आएंगे। जैसे अब हम लोग बात करेंगे 1700, इसकी बात करेंगे, देखिए इस एक्ट की बात करेंगे। इसमें क्या, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या इसको बंगाल जुडिकेचर एक्ट कहते हैं। हमने भी पढ़ा था 1773 के तहत 1774 में बंगाल में एक क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, उसकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो कर दी, लेकिन उसकी अधिकारिता हमने निर्धारित नहीं की है। जब किसी की अधिकारिता निर्धारित नहीं होगी तो वो निरंकुश हो जाएगा, या तो वो बेलगाम हो जाएगा, या मान लो कुल मिला के अपनी मर्जी से काम करेगा, लोगों को सताएगा, परेशान करेगा, या उसकी अधिकारिता नहीं तो वो कहाँ की कोई भी केस अगर वो नहीं सुनना चाहेगा तो वो कह देगा ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। तो हमने कहा है कि किसकी अधिकारिता फिक्स नहीं की थी, जो हमने 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, इसकी अधिकारिता हमने फिक्स नहीं की थी। अब इसमें हम क्या करेंगे, उसकी अधिकारिता फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब अधिकारिता देखिए कैसे फिक्स करेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यानी कि जो हमारे 1773 के एक्ट में कमियां थी, किसमें, 1773 के एक्ट में कमियां थी, उनको दूर करने के लिए जो एक्ट लाया गया उसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। और इसको बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहते हैं। बंगाल जुडिकेचर एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मेन जो सुधार हुआ था वो बंगाल का जो जुडिकेचर सिस्टम था, यानी कि जो मतलब न्यायिक प्रणाली थी, उसमें सुधार किया गया था। सुधार क्या किया गया था, समझो। पहला सुधार ये किया गया कि अगर मान लो सपोज करो कंपनी के कोई कर्मचारी है, वो बेशक कंपनी का काम कर रहा है, ठीक है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट मान लो भाई कंपनी का काम कर रहा है, भारतीय लोगों को परेशान कर रहा है एक प्रकार से। अब भारतीय लोग चले गए मान लो कोर्ट में, तो उन्होंने शिकायत की, तो क्या है कि कंपनी जो किसके खिलाफ एक्शन ले लेती थी, सॉरी सुप्रीम कोर्ट किसके खिलाफ ले लेता था, कंपनी कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन ले लेता था। ऐसे में क्या है, कंपनियों का कार्य क्या होगा, बाधित होगा। तो इसमें वही चीज़ सुधार किया गया। पहले क्या सुधार किया गया, कंपनियों के कर्मचारियों, आप देखिए समझिए इस चीज़ को, कंपनी के कर्मचारियों पर अपने शासकीय रूप में किए गए कार्य के लिए, यानी कि कंपनी कोई कर्मचारी अपने शासकीय रूप में काम कर रहा है, यानी कि अपने कंपनी के कर्मचारी के तौर पे जो काम कर रहा है, उसके लिए उसे सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया है। यानी कि उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई नहीं होगी अगर वो अपना काम, कंपनी का काम कर रहा है तो उसके विरुद्ध में। पहला तो ये हो गया पॉइंट आपका, समझ में आया। दूसरा पॉइंट समझो, दूसरा पॉइंट क्या था, मैंने बताया कि दूसरा पॉइंट में क्या था कि कलकत्ता की जो सरकार थी अभी तक कहाँ के लिए कानून बना रही थी, कलकत्ता के लिए कानून बना रही थी। अब वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी कानून बनाएगी, बनाने का अधिकार मिल गया था। क्योंकि मैंने जब बात की थी कि जब 1765 का एक्ट, सॉरी 1765 में जब वो होता है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी किसको मिलती है, बीईआईसी को मिल जाती है। जब दीवानी भाई पूरे एरिया में वसूल रहे हैं एक प्रकार से, प्रशासन भी एक प्रकार से यही देख रहे हैं इनडायरेक्टली, तो अब कानून कौन बनाएगा यहाँ के लिए, भाई कलकत्ता के लिए तो इन्होंने, बंगाल के लिए तो कानून बनाने के लिए बता दिया कि एक वो होगा, तुम्हारी कार्यकारिणी परिषद होगी, और जो उसके क्या कहते हैं तुम्हारे जो क्या कहते हैं गवर्नर जनरल हो गए वो अपना कानून बनाएंगे। लेकिन अभी क्या था, बिहार और उड़ीसा बाकी हुआ था, तो उनके लिए भी व्यवस्था इसमें कर दी, यानी बंगाल की सरकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून विधि बनाएगी। ये दो पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट समझ आया, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा है इसमें, देखो तीसरा आपको मैं बताता हूँ इसमें। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जैसे जो भाई हम भारतीय लोग क्या हैं कि अपनी प्राचीन विधियों को, मान्यताओं को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। यानी कि जैसे हम मान लो सपोज करो जान रहे हैं सती प्रथा गलत है, दहेज प्रथा गलत है, ठीक है, फिर भी हमारे यहाँ भारतीय लोग क्या थे, उसको बढ़ा चढ़ा कर प्रमोट करते थे, उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करे तो वो हम लोग बड़ा चिढ़ जाते थे। ठीक है, तो
इसीलिए इस अधिनियम में क्या व्यवस्था की गई कि अभी अभी हमारी सरकार बनी, हम इनके धर्म के साथ छेड़खानी ना करें। धर्म के साथ छेड़खानी करोगे तो उठा के फेंक दिए जाओगे। तो इसमें एक व्यवस्था की गई, भारतीयों के प्राचीन विधियों तथा परंपराओं को मान्यता देने पर बल दिया गया, यानी कि उनको मान्यता दोगे आप, उनके खिलाफ नहीं जाओगे। ये बात की गई। तीन बात होगी 1781 के एक्ट से। देखो पहले हमने बता दिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी बंगाल जडिकेचर एक्ट भी बोलते हैं 1781 का। इसमें क्या गया, कंपनी के कर्मचारियों को शासकीय रूप में किए गए कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर किया गया। यानी कि अगर कंपनी में कोई कर्मचारी कंपनी के काम कर रहा तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट गठित किया गया था उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी उसको अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। दूसरा हमने बताया इसमें कि कलकत्ता की सरकार अब कहाँ के लिए, बंगाल बिहार उड़ीसा के लिए भी कानून बनाएगी। तीसरा मैंने बताया भारतीयों की प्राचीन विधियों तथा परंपराओं को मान्यता देगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग अगला एक्ट की बात करते हैं। अब आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो है वहाँ पर क्या हो, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसको पिट्स क्यों कहते हैं, दो बड़े कारण हैं। ये पहला ऐसा अधिनियम है जिसके कारण, ये है भारत के लिए अधिनियम बनाया गया था, लेकिन इसके कारण कहाँ की, ब्रिटेन की सरकार गिर जाती है। नॉर्थ और फॉक्स करके एक दो लोग होते हैं, उनकी मिलीजुली सरकार होती है, उनकी सरकार गिर जाती है 1784 में, और उनके जगह नए प्रधानमंत्री बनते हैं पिट्स, विलियम पिट्स। इन्हीं के नाम पर बनता है। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन होते हैं, विलियम पिट्स द्वारा इन्हें प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं, विलियम पिट्स द्वारा लाया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए जो मुख्य सुधार होता है वो ये सुधार होता है, कंपनी जो है अभी तक क्या कर रही थी, व्यापारिक काम देख रही थी, राजनीतिक काम, दोनों काम देख रही थी। ठीक है, इससे क्या समस्या आ रही थी, क्योंकि अब देखो शुरू शुरू में कंपनी क्या थी, केवल कंपनी का काम था, उसके पास राजनीतिक काम नहीं थे। अब ये देखो एक प्रकार से बंगाल बिहार उड़ीसा बहुत बड़ा क्षेत्र उसके राजनीतिक क्षेत्र में आ गया, यानी उस पर राज्य कौन कर रहा है, अब कंपनी कर रही है एक प्रकार से। ठीक है, 1767 से लेकर तुम्हारा 1769 का एक वो हो गया तुम्हारा, क्या कहते हैं, यहाँ का जो हम दक्षिण भारत में युद्ध देखेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा 1780 से 84 का भी युद्ध हो गया, टीपू सुल्तान भी मारा जा चुका है यहाँ पर, यानी कि दक्षिण के कुछ हिस्सों में भी इनका राज्य हो गया। अब समस्या क्या था कि ये कंपनी व्यापारिक काम भी देख रहे थे वही लोग राजनीतिक कार्य भी देख रहे थे। इससे क्या होता है, समस्या आ रही थी। तो अब इसमें क्या किया जाए कि कंपनी के जो है व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया जाएगा, राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया जाएगा, यानी कि व्यापारिक काम अलग लोग देखेंगे, राजनीतिक कार्य अलग लोग देखेंगे। ये इसमें व्यवस्था की गई। ठीक है, किसमें, 1784 के एक्ट में। अब देखिए इसको समझते हैं, कौन व्यापारिक काम देखेगा, कौन राजनीतिक काम देखेगा। देखो सीओडी जो थी, आप आज भी अगर पढ़ते हो, जब किसी चीज़ को पढ़ो तो उसको आज से रिलेट करके पढ़ो। आज भी क्या होता है, देखो जैसे व्यापार मंडल होता है, निदेशक मंडल होता है, एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। आज भी कंपनियों में एमडी, ठीक है, ये गठित किए जाते हैं। आज भी मतलब एक निर्देशक मंडल होता है, यानी कि कंपनी को देखने वाला एक वो होता है, एक एक बॉडी रहती है, लोगों के अधिकारियों का एक मंडल होता है। तो उस समय भी कंपनियों को क्या थे, सीओडी थे, कितने सदस्य थे, जिसमें 24 मेंबर थे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी इसको बोलते हैं, इसको बीओडी भी बोलते हैं। आप लोग देखिए बीओडी भी इसी को बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इसी को बोलेंगे, यानी कि निर्देशक मंडल। सीओडी भी इसी को बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीओडी भी इसी को बोलेंगे। ठीक है, निर्देशक मंडल में कितने, 24 सदस्य थे। इनका काम क्या था, जैसे आज भी निर्देशक मंडल होता कंपनियों में, उसमें ये निर्देशक मंडल था। इनका काम क्या था मेन, ये कंपनी का व्यापारिक कार्य देखेंगे। ओके, इसके बाद आपका जो आता है अगला, बीओसी का गठन किया गया। ये तो हमारी स्टार्टिंग से थी, जब से बीआईसी गठन हुआ तब से ये थी। नई संस्था जो हमने बनाई वो ये बनाई, इन्होंने ये बनाई, इन लोगों ने ये बनाई बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। यानी कि अब ये राजनीतिक कार्य देखेगा। कौन सा कार्य देखेगा, राजनीतिक कार्य भारत में देखेंगे ये लोग। ठीक है, अब ये राजनीतिक कार्य देखेंगे आपके। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पर हमारा। अब देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताई कि अभी हम लोगों ने जब बात की थी, कब, 1765 में हमने बात की थी, 1765 में हम लोगों ने बात की थी, सॉरी, हाँ 1765 से 1772 बात की थी हमने। ये कंपनी का द्वैध शासन था इस समय। ठीक है, कंपनी में द्वैध शासन में मैंने बताया था किस प्रकार द्वैध शासन था। एक तो कंपनी, सॉरी, बंगाल का द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन था हमारा। बंगाल में द्वैध शासन कैसे था कि बंगाल की दीवानी कौन देखेगी, कंपनी देखेगी, राजनीतिक कार्य कौन देखेंगे, नवाब देखेंगे। 1784 एक्ट में क्या होगा अब तुम्हारे, यही द्वैध शासन,
अब ये किस में आ जाएगा, कंपनी में द्वैध शासन आ जाएगा। कंपनी में क्या आ जाएगा, द्वैध शासन आ जाएगा। कंपनी में द्वैध शासन कैसे आ जाएगा, देखो समझो। देखो कंपनी में एक निर्देशन मंडल है, ये क्या देख रहा है, व्यापारिक काम देख रहा है। एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, यानी नियंत्रण मंडल है 6 सदस्यीय, ये क्या कर रहा है, देख रहा है कौन सा काम देख रहा है, ये आपका राजनीतिक कार्य देख रहा है। तो दो पार्टों में बढ़ गया नहीं बढ़ गया, इसे ही कंपनी का द्वैध शासन कहते हैं। कंपनी में द्वैध शासन किस में आया, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में आया। पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। अब इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो इसमें जो अगला पॉइंट है अपना, एक और काम किया गया इसमें। देखो एक क्या था, हमने अभी बात जब की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, हमने एक बात की थी कि एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद किसकी होगी, गवर्नर जनरल की होगी। अब देखिए इस समय क्या होगा, भारत में बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं इसमें। आपके जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहे हैं, आंग्ल मराठा युद्ध चल रहे हैं, बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं। ऐसे में फैसला कैसा चाहिए, त्वरित फैसला चाहिए, यानी तुरंत फैसला चाहिए। जबकि गवर्नर जनरल फैसला कैसे लेता था, इनकी कार्यकारिणी परिषद थी उसकी बहुमत से लेता था। अब ये बताओ, जैसे 4 सदस्य होंगे, ठीक, अगर 3 इसके खिलाफ हो गए, वैसे जो गवर्नर जनरल था उसको दोहरा वोट का अधिकार था, यानी डबल वोट थे उसके पास, ठीक है। यानी अगर 3 इसके खिलाफ हो गए, अगर इसके खिलाफ मान लो सपोज करो, तब भी वो फैसला नहीं ले सकता था। तो इसलिए क्या किया गया कि इसके सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। सदस्यों की जब संख्या कम हो जाएगी तो अध्यक्ष जो होगा, कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष होगा, यानी कि जो गवर्नर जनरल होगा, उसकी शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। तो परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। पहले कितनी थी, 4 थी, 1773 में कितनी थी, 4 थी, और उसे घटा के कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। किस में किया गया, 1784 वाले में, ठीक है। एक चीज़ और की गई इसमें, देखिए वो मैं बताता हूँ आपको क्या किया गया। देखिए इसमें और क्या किया गया कि ब्रिटिश ताज के अधीन क्षेत्र माना गया, यानी कि जितने भी भारतीय क्षेत्रों में इन लोगों ने कब्जा किया था, ठीक है, किन्होंने, बीईआईसी ने कब्जा किया था, ठीक है। किसने कब्जा किया था, बीईआईसी ने कब्जा किया था। उससे किसके अधीन माना गया, ब्रिटिश ताज के, यानी कि अब ये इसके किसके अधीन है, ब्रिटिश ताज के अधीन क्षेत्र माने गए ये लोग। ओके, हम लोगों ने 3 एक्ट पढ़ लिए। चौथे एक्ट की ओर बढ़ते हैं। इस एक्ट में हमने बता दिए 3 प्रावधान मुख्य हैं। पहला प्रावधान क्या है, एक तो इस एक्ट का जो नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसका नाम वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के नाम पे पड़ा। पहला ये हमारा था। दूसरा, यहाँ तक कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग किया गया, यानी कंपनी में क्या हुआ, द्वैध शासन स्टार्ट हुआ आपका, ठीक है। कंपनी में क्या हुआ, द्वैध शासन स्टार्ट हुआ। इसे क्या कहते हैं, कंपनी का द्वैध शासन कहते हैं। तीसरा क्या, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की सदस्य संख्या 3 कर दी गई। चौथा क्या है, जो भारत के अधीन क्षेत्र थे, यानी ब्रिटिश कंपनी के अधीन क्षेत्र थे जो भारत में, उसे ब्रिटिश ताज के अधीन क्षेत्र माना गया। यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम लोग अगला एक्ट पढ़ेंगे। अगला एक्ट पढ़ेंगे जो हम लोग ने बताया था अभी कि क्या है कि अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, जो गवर्नर जनरल है हमारा, उसकी शक्तियों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसी कदम में एक और चीज़ बढ़ेगी, 1786 जब एक्ट आएगा उसमें और देखेंगे आप सुधार होगा। क्या सुधार होगा, देखिए 1786 के एक्ट में क्या करते हैं, बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उसको मुख्य सेनापति का दायित्व प्रदान किया जाता है। यानी कि आप क्या हो गए, आप मुख्य सेनापति भी आप ही हो जाएंगे। आप ही गवर्नर जनरल है, आप ही मुख्य सेनापति भी हैं। यानी कि आपको अभी तो नियम बनाने में वरीयता दी गई थी, आप उसको इम्प्लीमेंट भी आप ही करेंगे, ठीक है। दूसरा, अब गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है, ठीक है, और वह अपने निर्णय को लागू कर सकता है, अर्थात वीटो पावर। और ये दोनों शक्तियाँ किसको दी गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो 1786 एक्ट में मैंने बताया क्या कर रहे हैं, ये गवर्नर जनरल की पावर बढ़ा रहे हैं। अभी मैंने कहा था कि क्या कर रहा चल रहा है, केंद्रीकरण चल रहा है, यानी कि सारी पावर किसके, एक ही व्यक्ति के पास जा रही धीरे धीरे करके। आप देखना वो कौन है, बंगाल का गवर्नर जनरल, समझे। अब इसी को क्या बनाएगा, मुख्य सेनापति बना दिया गया। और बंगाल का गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में जो परिषद निर्णय लेती थी, अभी बहुमत से लेती थी, अब उसके निर्णय को भी निरस्त कर दिया गया। अभी 1784 वाले में एक सदस्य कम किया गया था, अब क्या है, उसके निर्णय को भी निरस्त कर सकता है, यानी वीटो पावर लगा सकता है। ये दोनों शक्तियाँ किसको मिली, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ओके, हम लोग आगे बात करते हैं इसके। अगला जो एक्ट आएगा 1786 के बाद, वो तुम्हारा आएगा 1793 का एक्ट जो है। अब देखिए वही चार्टर वाले एक्ट, ये बीच में 3-4 एक्ट आए, मैंने बताया ना, इस समय क्या था
कि तेज़ी में परिवर्तन हो रहा है। 1773 से 1793 के बीच में आप देखेंगे, जब पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो उस समय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध और कई जगह युद्ध चल रहे हैं। क्यों? उस समय क्या है कि भारत के ऊपर कब्जा किया जा रहा है एक लिहाज से। तो उस समय क्या है, युद्ध की एक फ्रेश लंबी लिस्ट चल रही है। तो इसी समय अब क्या है, 1793 तक का है मामला, 1786 तक मामला काफ़ी शांत हो जाता है। फिर 1793 में अगला एक्ट आता है। 1793 के एक्ट में समझो क्या क्या है, मैंने आपको बताया। इसमें क्या है कि ये देखो, जो एक्ट आता था 20-20 साल में आता था। 1773 के बाद जो एक्ट आया, 1773 के बाद, ठीक है, ये कब आया, 1793 में, राइट। 1793 में एक्ट आया। तो क्या हुआ कि 20 साल का अंतर है। अब इसमें BEIC के कार्य को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि 20 वर्ष के लिए आपका क्या है, एकाधिकार, एकाधिकार है ये, ठीक है। मतलब अकेले हम ही व्यापार करेंगे, ये एकाधिकार 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। फिर सेकंड, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट में क्या पढ़ा था, BOIC का गठन किया गया था। देखिए, अब BOIC का जो गठन किया गया है, उसको वेतन किससे दिया जाएगा, भारतीय कोष से दिया जाएगा। BOIC के अधिकारियों को वेतन कहाँ से दिया जाएगा, भारतीय कोष से दिया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया। ओके, तो 1793 का चार्टर एक्ट समझ में आ गया। दो चीज़ें की गई केवल। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1813 का, चार्टर एक्ट 1813 का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझते हैं हम लोग क्या क्या है। देखिए, इसमें जब पढ़ोगे चार्टर एक्ट 1813 में, तो इसमें जो कंपनी का जो जो पुनः 20 वर्ष के लिए एकाधिकार उसको बढ़ाया गया, लेकिन एक काम किया गया, ठीक है। एकाधिकार, सॉरी, इसमें कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एक चीज़ समझिए, ठीक है, एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये समाप्त कर दिया गया एकाधिकार। कैसे समाप्त किया गया समझेंगे। देखो, BEIC के जो है व्यापार करने के अधिकार को तो 20 बार बढ़ा दिया गया, लेकिन एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कैसे समाप्त कर दिया गया, कंपनी का एकाधिकार अब केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पे एकाधिकार बचा है। यानी कि अब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी आकर भारत के साथ व्यापार कर सकती है, बशर्ते वो चाय का व्यापार नहीं करेगी और चीन के साथ व्यापार नहीं करेगी, ठीक है। उस पर अभी एकाधिकार किसका है, BEIC का है हमारे, ठीक है। मतलब टेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का उस पर अभी एकाधिकार है, उस पर अभी एकाधिकार नहीं समाप्त हुआ। ये 1813 का चार्टर एक्ट बता रहा है हमसे, ठीक है। आगे इस पर हम लोग बात करेंगे। जब आगे इस पर बात करेंगे, इसी देखिए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही क्या है, भारत में ईसाई मशीनरियाँ के प्रवेश की अनुमति मिली। यानी कि अब भारत में क्या होगा, ईसाई मशीनरियाँ आएंगी, भारतीय लोगों का क्या किया जाएगा, ईसाईकरण किया जाएगा। तो किस में आएंगे, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद, ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। इसका एक और चीज़ है, भारत में शिक्षा पर क्या किया जाएगा, 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च किया जाएगा, ठीक है। यानी कि भारतीयों की शिक्षा पर कितना, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कितना खर्चा करेगी, 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करेगी। अच्छा, इसके प्रबंधन के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी, ठीक है। प्रत्येक 10 साल में ये कमेटी क्या करेगी, एक कमेटी गठित होगी जो क्या करेगी, इसके लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था करेगी। इस कमेटी का नाम था, इसके प्रबंधन हेतु कमेटी गठित की गई, जिसका नाम था जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जिसका गठन कब किया गया था, 1823 में। आपसे पूछ सकता है कि जो शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने थे, इसके लिए व्यवस्था करने के लिए एक कमेटी गठित थी, जिसका नाम था जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। कब गठित हुई, 1823 में, 10 साल बाद इसके, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं इसी में। देखिए, अब कंपनी के गवर्नर जनरल, कंपनी का गवर्नर जनरल बताया। गवर्नर, देखिए गवर्नर जनरल कहाँ बैठता था आपका, बंगाल में। गवर्नर जो बैठते थे वो जैसे बम्बई प्रेसिडेंसी होगी, मद्रास प्रेसिडेंसी होगी। मैंने बताया था 1773 के रिलेटिंग एक्ट में कि बंगाल का गवर्नर को अब क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी के यानी गवर्नर जो वहाँ के किसके अधीन आएंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आएंगे। तो देखो ये गवर्नर जनरल कहाँ का हो गया, बंगाल का। गवर्नर कहाँ के हो गए, बम्बई और मद्रास के, ठीक है। और प्रधान सेनापति, यानी प्रधान सेनापति किसको बनाया था, गवर्नर जनरल को। इन सब की नियुक्ति जो है, देखिए समझिए, इन सब की नियुक्ति जो है ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से होगी, यानी कि राजा की स्वीकृति से होगी। यानी कि किसको नियुक्त किया जाएगा, उसका नाम राजा के पास जाएगा, राजा कहेगा हाँ इसको नियुक्त कर दो, तब उसकी नियुक्ति होगी। समझ में आ गया। अर्थात इसका मतलब समझ रहे हो ना, कि देखिए अब देश कौन सा है, भारत है, इसकी संप्रभुता किसके पास चली गई, अब राजा के पास है वहाँ पे, ठीक है। इसी को कहते हैं भारत पर क्या है, राजा की संप्रभुता स्थापित की गई। 1813 के एक्ट में ये बात कही गई है, ठीक है। और संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई। यानी कि अब ये जो अधिकाराधीन क्षेत्र हैं,
ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी देख रही है वो राजा के अधीन है एक प्रकार से, ठीक है। लेकिन 1858 में जो है पूरी तरीके इसकी घोषणा हो जाती है अच्छे से। अभी तो छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, आगे समझेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। देखिए, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात इन्होंने क्या की गई कि अब जो भी कम कानून बनेंगे, चाहे वो कलकत्ता की परिषद कानून बना रही हो, बम्बई या मद्रास की परिषद द्वारा बनाए गए कानून को ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन करना अनिवार्य हो गया। यानी कि अब जो कानून बनाओगे वो ब्रिटिश संसद के पास जाएगा पास होने के लिए, उसे वो पास करेगी कि उसे अनुमोदित करेगी कि हाँ आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो ये प्रावधान होगा 1813 वाले में। कौन कौन से प्रावधान हो गए हम लोग करके फिर समझ लेते हैं इसको अच्छे से। देखो, सबसे पहले 1813 का जो एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, उसमें क्या हुआ पहला कि BAIC का जो व्यापारिक अधिकार है उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, मतलब एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। वैसे व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन अब एकाधिकार नहीं होगा, और भी कंपनियां आगे व्यापार कर सकती हैं, बशर्ते चीन के साथ और चाय का व्यापार वो कोई और कंपनी नहीं करेगी। वो कौन करेगी, BAIC ही करेगी। पहला पॉइंट समझ में आ गया, ठीक। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं इसमें, दूसरे पॉइंट की इसमें बात करते हैं। भारत में ईसाई मशीनरियाँ आएंगी, यानी भारतीयों का ईसाईकरण होगा। तीसरा, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा प्रति वर्ष, और इस 1 लाख रुपए की व्यवस्था करने के लिए जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, ठीक है, 1823 में। अब गवर्नर जनरल की नियुक्ति, गवर्नर की नियुक्ति, प्रधान सेनापति की नियुक्ति किससे की जाएगी, ब्रिटिश राजा की सम्राट की स्वीकृति से की जाएगी, ओके। और इसे ही कहते हैं भारत में ब्रिटिश राजा की संप्रभुता स्थापित स्पष्ट की गई, और इसी को कहते हैं संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई भारत की, ओके। ये डायरेक्ट आपसे ऐसे सवाल पूछ लेगा। इसके अलावा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास परिषद द्वारा बनाए गए कानून किससे, ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदित होंगे। ये इसी के संवैधानिक स्थिति का ये भी एक पार्ट है कि अब तुम्हारी ये औकात बची है इस प्रकार से, ठीक है, ओके, कि अब तुम्हारे ऊपर हम राज करेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं इस पर। अब 1813 का एक्ट हो गया, अब 1833 का आता है एक्ट, चार्टर एक्ट बनता है। 20-20 साल बाद आएंगे तो अब 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। देखो, अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्या करेंगे इसमें। अभी जो था बंगाल का गवर्नर था जो, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल था जो, उसे क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। विलियम बेंटिंग, हम लोग ने जब पढ़ा था सती प्रथा नियम, उसमें 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाया था। ये वही विलियम बेंटिंग 1829, देखिए 1829 है, 1829, 1833 कितना, 4 साल का ही अंतर है। अब मैंने यही चीज़ एक आपको बताई थी, अगर पूछते बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहा होगा, तो विलियम बेंटिंग रहा होगा कि नहीं रहा होगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहा होगा, विलियम बेंटिंग रहा होगा नहीं रहा होगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ पद बदला हुआ है, व्यक्ति नहीं बदला हुआ है अभी, ठीक है, समझ में आ गया। तो कौन बना दिया गया गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिंग बना दिए गए गवर्नर जनरल आपके, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण, भारत के गवर्नर जनरल क्या कर दिया गया, संपूर्ण भारत में असीमित विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई। देखिए, अभी हम लोगों ने 1773 का जब एक्ट पढ़ा था, तो उसमें 1773 वाले में क्या था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो उसे कहाँ बंगाल पे कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। 1784 में कहाँ के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार था। अभी जो गवर्नर जनरल बन रहा कहाँ का, भारत का, वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है, किसके लिए, संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता है। दूसरा एक और काम किया गया कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरलों ने अपनी ताकत खो दी। यानी कि अभी हमने पढ़ा था, पिछले ही उसमें पढ़ा था कि बम्बई, मद्रास और क्या कहते हैं इसके क्या कहते हैं बंगाल के गवर्नर जो कानून बनाएंगे वो कहाँ जाएंगे, 1813 वाले में पढ़ा था हम लोगों ने, 1813 वाले में वो कहाँ जाएंगे, आपके वहाँ पे क्या कहते हैं आपकी ब्रिटिश संसद में जाएंगे, क्या होने के लिए, 1813 में पढ़ा था ब्रिटिश संसद में क्या जाएंगे, पास होने के लिए जाएंगे। लेकिन अभी क्या कर दिया गया, बम्बई और मद्रास के कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई। मैंने बताया था ना 1773 से क्या चल रहा, केंद्रीकरण का चल रहा काम, यानी सारी सत्ता किसके पास आ रही है, धीरे धीरे भारत के गवर्नर जनरल के पास आ रही है। और ये इसके पास सत्ता अब 1813 में कानून बनाने की भी शक्ति सारी होगी, पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है, ओके। इसके तो आगे हम लोग बात करते हैं इस पर, आगे जब हम लोग इस पर बात करेंगे तो देखो, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अगर आपसे ये पूछ दे कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, तो 1813, ठीक है। अगर आपसे मान लो कि ये पूछ दे, देखिए मैं इसकी बात करता हूँ, अगर आपसे पूछ दे कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया, तो 1813 में। लेकिन समझो
जब 1813 में इसने समाप्त किया, इसका समाप्त हुआ एकाधिकार, तो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि चाय और चीनी पर क्या था, अधिकार तब भी इसको बरकरार थे। ठीक है, चाय और चीन के साथ व्यापार पर इसको अधिकार था तब भी। लेकिन 1833 में क्या कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त कर दिया, यानी कि अब चाहे चीन के साथ व्यापार हो, चाहे चीनी का व्यापार हो, कोई भी ब्रिटेन का व्यक्ति भारत में आकर व्यापार कर सकता है। ओके, ये हो गया पॉइंट। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जिसे 3 सदस्यीय का बनाया गया था, 1784 में 3 सदस्यीय बना दिया गया था। इसमें एक सदस्य और जोड़ दिया गया, लेकिन वो सदस्य कैसा रहेगा, अस्थायी रहेगा। यानी कि जब वो सदस्य कैसा होगा, विधिवेत्ता होना, यानी कानून का जानकार होगा। जब कानून बनाने की बात आएगी तब उस सदस्य को क्या किया जाएगा, उपस्थित किया जाएगा। यानी उसका काम क्या था, कानून बनाने में ही उसका सिर्फ काम था, योगदान था, अस्थायी सदस्य था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा अस्थायी सदस्य जोड़ा गया। जोड़े गए चौथे सदस्य का विधिवेत्ता होना अनिवार्य था, एवं कानून बनाते समय उसकी उपस्थिति अनिवार्य थी। ओके, ये हो गया। अगला और देखो, भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए, संहिताबद्ध करने का मतलब होता है कि जैसे कानून बिखरे हुए हैं, अलग अलग कानून है, मान लो मर्डर के लिए अलग कानून बना हुआ है, लूट के लिए अलग कानून बना हुआ है, आत्महत्या के लिए अलग कानून बना हुआ है। उन्हें क्या है, कानूनों को संहिताबद्ध यानी कि एक जगह इकट्ठा करने के लिए और उनमें सुधार की भावना करने के लिए, यानी उनमें सुधार करने की भावना करने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। आपको पता होगा जो 1861 के आते हैं, जो मैकाले द्वारा ही बनाए गए हैं, आईपीसी सीआरपीसी, ये वही विधि आयोग का अध्यक्ष है आपका। ठीक है, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन, लॉर्ड मैकाले। तो क्या किया जाएगा, भारतीय कानूनों को समेकित करने के लिए और संहिताबद्ध करने के लिए मैकाले की अध्यक्षता में क्या किया जाएगा, एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा। ओके, इस वाले अधिनियम हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, इसमें देखो आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें जो हम लोग आगे बात करेंगे, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, कब, 1833 के एक्ट के तहत। ओके, इसके बाद गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, परिषद द्वारा बनाए गए कानूनों को अब क्या कहा जाएगा, अधिनियम। इससे पहले क्या कहा जा रहा था, विनियम। इसे क्या कहते, पहले क्या कहते थे, रेगुलेटिंग एक्ट कहते थे ना, रेगुलेट मतलब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए बनती थी। तो पहले क्या कहा जाता था, विनियम और विनियम कहते थे, अब क्या कहेंगे, अधिनियम कहेंगे। 1833 के बाद जो कानून बने उन्हें क्या कहेंगे, अधिनियम कहेंगे। ओके, अब इसके बाद अगली बात करते हैं, इसमें एक धारा आती 87, जो इम्पोर्टेंट धारा है 1833 एक्ट की, कौन सी धारा, 87। इसके बारे में समझते हैं हम लोग, किसमें क्या प्रावधान है। कंपनी में, कंपनी की नौकरी में धर्म, जाति, वस्त्र, रंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव क्या होगा, निषेध होगा, यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो देखो जरा, अब क्या होगा, सपोज करो जो अगर ये कानून लागू हो जाता, तो क्या था कि इससे भारतीय लोग जो है अंग्रेज़ों के ऊपर जो है, अंग्रेजी कंपनी में जैसे काम करते, मान लो कोई भारतीय व्यक्ति क्या है कि रंग भेद या किसी आधार पर जो है इसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और वो कंपनी में उच्च पद पे पहुंच गया, कंपनी में कहाँ पहुंच गया, उच्च पद पे पहुंच गया। ठीक है, तो जब वो उच्च पद पे पहुंच जाएगा तो वो अंग्रेज़ों के ऊपर जो है कुल मिला के हुक्म चलाएगा, कहेगा कि तुम ऐसा करो वैसा करो, तो वो अंग्रेज़ों को लगेगा बुरा। तो इस वजह से किसने, सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसे हम कहा था निर्देशक मंडल, जो 24 सदस्य था, उसने इसका विरोध किया। विरोध के कारण क्या होगा, ये नियम 87 लागू नहीं होगा। ठीक है, अब यही नियम 87 के आधार पर एक सवाल बनता है कि भारतवासियों को, किनको, भारतवासियों को, देखो भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। किसने बनाया था, इसी नियम 87 ने बनाया था। बनाया तो नहीं बनाया था, ये हिस्सा लेते कि नहीं लेते अपने देश के, अगर कंपनी कुछ पद पे जाते काम करते, तो भाई कंपनी ही तो शासन कर रही थी देश पे, तो ये अपने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा इनको मिलता कि नहीं मिलता, संभव बनाया था नहीं बनाया था। तो सवाल डायरेक्ट पूछ देगा, किस अधिनियम के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ओके, अब इसको चार्टर एक्ट को एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से पूरा। देखो एक एक करके 1833 चार्टर एक्ट की बात करते हैं। इसमें क्या है, देखो मैंने बताया था 1833 चार्टर एक्ट के बारे में। सबसे पहले क्या किया गया, बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसे क्या क्या बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया। कौन बनेगा, विलियम बेटिंग बनेगा। ठीक है, दूसरा, भारत के गवर्नर जनरल को अब संपूर्ण भारत के लिए क्या है, असीमित विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया, यानी अब कानून तुम पूरे भारत के लिए बना सकते हो। और बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को क्या, कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं इसमें। इसमें आगे जब बात करेंगे, कंपनी के व्यापारिक
पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। 1813 के बाद चाय चीनी में बचा था, अब उसे भी खत्म कर दिया। अगर पूर्ण रूप से पूछ दे तो 1833, और अगर पूछ दे केवल एकाधिकार कब खत्म किया गया तो 1813। ओके। इसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य, वो कैसा सदस्य होगा? अस्थायी होगा, जोड़ा गया। अस्थायी सदस्य का काम क्या होगा? विधिवेत्ता होगा, यानी जब कानून बनाते समय क्या होगा, उसकी उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई, ये काम किया गया। ठीक है। इसके बाद अगले की बात करते हैं। भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध तथा सुधारने की भावना के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या एक विधि आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1833 के अधिनियम के तहत। ओके। इसके बाद बात करते हैं इसमें और आगे हम लोग 1833 एक्ट के तहत ही क्या दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1833 एक्ट के बाद जो कानून बनेंगे उनको क्या कहेंगे हम लोग? अधिनियम कहेंगे, यानी कि जो एक्ट अब बनेंगे कानून उनको अधिनियम कहेंगे, और इससे जो पूर्व बने उनको क्या कहते थे? विनियम कहते थे हम लोग। ओके। इसके बाद नियम नंबर 87 बताया कि जाति कंपनी में नौकरी के लिए धर्म, जाति, रंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। लेकिन इस सीओडी के विरोध के कारण क्या होता है? ये लागू नहीं हो पाता है। और इसी नियम के आधार पर हम लोग क्या कहते हैं? भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। किस एक्ट ने? 1833 वाले एक्ट ने। बट वो लागू नहीं हो पाया था। लेकिन सवाल पूछ देगा तो आप यही करोगे, कौन? 1833। ओके। अगले नियम की हम लोग बात करते हैं। अब इस वाले वीडियो का ये हमारा लास्ट अधिनियम है 1853 का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो पारित अधिनियम है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। देखो 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें कंपनी के अधिकार पत्र को क्या किया गया? अब देखो जो वहाँ पे थे ब्रिटेन में थे, बहुत मांग चल रही थी इस समय कि कंपनी को समाप्त किया जाए, कंपनी को समाप्त किया जाए। अब कंपनी देखो व्यापार का काम नहीं देख रही, राज्य कर रही है, तो कंपनी कोई मतलब नहीं, हम राजा डायरेक्ट राज कर सकता है ना। तो बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा था वहाँ पर। तो क्या किया गया? कंपनी के अधिकार पत्र को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया। अनिश्चित काल का मतलब क्या था? अभी तो 20 साल के लिए बढ़ाया जा रहा था, अभी कर दिया गया कि अनिश्चित काल का, यानी कि मैं अनिश्चित काल के लिए बढ़ा रहा हूँ। हो सकता है मैं तुम्हें 1 महीने बाद भी ख़त्म कर दूँ कंपनी को, 2 महीने बाद भी ख़त्म कर दूँ, या 5 साल बाद भी ख़त्म कर दूँ, वो मेरे ऊपर है। ठीक है। तो कंपनी के कार्यकाल को क्या अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया। ओके। और देखेंगे 1858 में कंपनी ख़त्म भी हो जाती है, 5 साल बाद ही कंपनी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए इसको क्या है एक अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया है कि अब तुम ये नहीं दावा करोगे कि हम 20 साल तक कंपनी वो करेंगे, व्यापार करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या किया गया? देखो कंपनी में क्या था, जो बीओडी मैंने बात की थी या सीओडी मैंने बताया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी निर्देशक जो मंडल था जिसका काम क्या था? व्यापारिक काम था। तो देखो अब व्यापारिक काम तो कंपनी कर नहीं रही है, प्रशासन देख रही है। प्रशासनिक कार्य के लिए मैंने एक बना भी दी है, बीओसी बना भी दिया 1784 में। तो अब इसके इसके तो मैंने बताया ना कि इसके सदस्य संख्या कितने थे? 24 थे। 24 से घटा के कितने कर दिए गए? 18 कर दिए गए। ठीक है। और जिसमें से 6 सदस्य किसके द्वारा? राजा द्वारा नियुक्त होंगे। ओके। किसमें? सीओडी या बीओडी में, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दोनों एक ही चीज़ है। ओके। आगे हम लोग बात करते हैं, जो विधि सदस्य हमने 1833 में लिया था उसको क्या था? अस्थायी था, अस्थायी था हमारा, उसको हमने 1853 में क्या कर दिया? स्थायी सदस्य बना दिया। ओके। किसमें? कार्यकारी परिषद का क्या कर दिया? स्थायी सदस्य बना दिया 1853 में। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले की बात करते हैं। इसमें इसमें अगली हम लोग बात करते हैं, देखिए इसमें हम लोग अगली बात करते हैं गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी। देखिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, 2 प्रकार के काम कर रही थी। एक तो कानून भी बना रही थी और साथ में उसको लागू भी कर रही थी। यानी जब वो कानून बनाती है, जब कोई चीज़, जैसे हम लोग बात करते हैं तो हमारी विधायिका है जो कानून बनाती है उसको क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। और जो कानून का पालन करते हैं उसको क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। तो उस समय ऐसे ही कार्यपालिका मतलब कार्यकारिणी शक्ति किसकी? गवर्नर जनरल की परिषद की। और विधायी शक्ति, दोनों क्या कर रही थी? साथ में काम कर रही थी। तो जब दोनों साथ में काम कर रही, एक ही व्यक्ति दोनों काम कर रहा, तो ऐसे में दिक्कतें आती थी ज़्यादा कि कानून बनाने वाला कानून बनाए कि इस पर फोकस करे। हम लोगों ने जब पढ़ा था संसदीय व्यवस्था की जो एक नकारात्मक पहलू था वो यही था कि कार्यकारिणी विधायिका परिषद क्या होता है? साथ में मिलकर काम करती हैं। इससे प्रशासन में थोड़ी समस्या आती है। तो इनको क्या किया गया? गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, कार्यकारिणी और विधायी परिषदों की शक्तियों को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया, दोनों अब अलग अलग हो गई। ठीक है। गवर्नर जनरल की जो विधायी परिषद थी उसमें सदस्य कितने थे? देखो कार्यकारिणी परिषद में तो 4 सदस्य हो गए हमारे पता है में, क्योंकि हमारे 1773 में 4 थे, फिर 1784 में 3 कर दिए, फिर 1733 में मैंने 1833 में मैंने फिर एक अस्थायी जोड़ा, फिर उसको 1853 में मैंने स्थायी कर दिया, यानी अभी इसमें स्थायी कर दिया। वो तो 4 सदस्य हो गए। अब गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 12 सदस्य होंगे। कितने होंगे सदस्य? गवर्नर जनरल की जो विधायी परिषद उसमें कितने सदस्य होंगे? 12 सदस्य होंगे। 12 में जो 6 सदस्य होंगे वो क्या होंगे? क्षेत्र से होंगे। कहाँ से होंगे?
मद्रास प्रेसिडेंसीज होंगे, बम्बई प्रेसिडेंसीज होंगे, बंगाल से होंगे और आगरा प्रेसिडेंसीज होंगे। और 2 सदस्य क्या होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश, एक कनिष्ठ न्यायाधीश, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट वाले। 6 सदस्य तो ये होंगे, और बाकी जो 6 होंगे वो कार्यकारी परिषद के सदस्य हो गए 4 प्लस एक जो गवर्नर जनरल हो गए 5 और एक सदस्य और हो गया 6, ऐसे 12 सदस्य होंगे टोटल। तो अब हमने जो बताया कि ये जो 6 सदस्य हैं ये कहाँ से हैं, मद्रास से आए हैं, बम्बई से आए हैं, बंगाल से आए हैं, आगरा से आए हैं। तो अब ये बताओ, केंद्रीय विधान परिषद यानी जो कानून बना रही है, यानी कि जो विधायी परिषद है किसी गवर्नर जनरल की, इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मतलब जो है क्षेत्र के लोकल के लोग लिए जा रहे हैं। देखो, मद्रास से लोग लिया गया एक, बम्बई से लिया गया एक, तो इसी 1853 के एक्ट में, चार्टर एक्ट में क्या क्या है, केंद्रीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ हुआ। समझ में आया, यहाँ तक पहले पढ़ा, आगे हम लोग बात करते हैं। अब इसमें हम लोगों के ये देखिए, इसके अलावा सिविल सेवकों के लिए भर्ती खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई किसमें, 1853 वाले एक्ट में, ICS जिसको हम बोलते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। इसके लिए क्या खुली प्रतियोगिता शुरू की गई। तो ये हमारी आज की पूरी क्लास है, और हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये क्लास। आप लोग इस क्लास को पूरा देखिए, शुरू से लास्ट तक पढ़िए इसको आराम से, ठीक है। मैंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे चीज़ों को पढ़िए, नोट बनाइए, आप इससे नोट कीजिए। आप इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा के इस टॉपिक को पढ़ के देखिए, आपके सारे सवाल फंसेंगे इससे। ओके, थैंक यू। इसके अलावा क्या है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ जाइए, उसमें इसके नोट्स की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। और आपको क्या है, नोट्स को, ये नोट्स को एज इट पढ़ते चले जाना है जैसे मैंने पढ़ाया आपको। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको चीज़ें एक एक समझ में आएंगी, बिल्कुल क्लियर होंगी एकदम बिल्कुल चीज़ें। और सेकंड ये है कि वीडियो को जो है आप लोग थोड़ा जो है, जैसे मान ली सपोज़ कर 2-3 बार आप देखेंगे ना, तो आपको फिर अलग से बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी प्रॉपर। तो आप सब लोगों से आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आप लोग जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। थैंक यू।